नमस्कार साथियों, दृष्टि आरएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है उसको भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और सुखोई 30 MKI से संबंधित ही एक प्रोजेक्ट उसकी शुरुआत हुई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विरूपक्ष। आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट विरूपक्ष क्या है, सुखोई 30 MKI को क्यों अपग्रेड किया जा रहा है, सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है ये कौन सी जनरेशन क्या है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्षमता क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले साथियों ये देख लेते हैं कि सुखोई जो 30 MKI है ये क्या है। साथियों, सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है, भारत ने रशिया की मदद से इसको भारत में ही बनाया है। उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडिया में ही है और अभी तक लगभग भारतीय जो वायुसेना है उसके पास लगभग 270 के आसपास सुखोई 30 MKI जो है वो ऑपरेशन में है। कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्रैश भी हुए, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ फ्लीट से बाहर भी रखने पड़ते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 260-70 के आसपास, 280 के आसपास सुखोई 30 MKI है। अब ये जो MKI इसमें लगा हुआ है, व्हाट इट मींस, मतलब इसके नाम के जस्ट बाद में MKI के इंडियन जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सुखोई 30 को इस तरीके से इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है और ऐसी चीजें इसमें इंटीग्रेट की गई हैं ताकि इंडियन सिस्टम्स जो हैं इसमें इंटीग्रेट हो सके, इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। मतलब इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई करने के बाद इसको बनाया है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट देख करके, इसीलिए इसका नाम है सुखोई 30 MKI। अब सुखोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन और जो इंडिया को मिलना जो शुरू हुआ था आफ्टर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सन 2000 और 2001 के आसपास से शुरू हुआ था। उसके बाद से जो टेक्नोलॉजी है वो काफी चेंज हो चुकी है, जैसे कि रडार टेक्नोलॉजी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया और आज के दिन तो AI, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट होना शुरू हो चुकी है। इसलिए हमें अपने फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि ये 4th जनरेशन से लगभग 4.5 और 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन जाए। अभी यदि सुखोई 30 MKI को देखें तो इसको 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम कंसिडर करके चलते हैं और ये ट्विन इंजन है और इसमें उन्नत जो मिसाइलें हैं जैसे ब्राह्मोस हो गई, इनको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल्स हैं उनको भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं, इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यदि इसके हार्ड पॉइंट्स की देखें, हार्ड पॉइंट मतलब जहां पर मिसाइल्स लग सकती हैं, वो भी इसमें काफी ज्यादा है नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे। अब देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विरूपक्ष, ये क्या है। साथियों, प्रोजेक्ट विरूपक्ष जो सुखोई 30 MKI के लिए है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्ट विरूपक्ष में मेनली जो एम है वो क्या है कि सुखोई को सुपर सुखोई बनाना, और ये कब तक का डेडलाइन रहेगा, 2050 तक का, ताकि सुखोई को सुपर सुखोई बनाया जा सके। सुपर का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक रडार जो सिस्टम उसको इंटीग्रेट किया जाएगा और ये रडार है AESA रडार। साथियों, रडार जो है वो कई तरीके के होते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो रडार अभी यूज में है वो है पैसिव रडार और ये एक्टिव रडार है। एक्टिव और पैसिव, इनमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इधर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्टिव और पैसिव रडार में क्या डिफरेंस है। लेट मी ऐड द इमेज फॉर दैट। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, एक रडार है नॉर्मल रडार जो कि फिक्स रडार होता है, मतलब जिसको हम पैसिव बोलते हैं। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे। इसका मतलब क्या होता है कि जो फिक्स वाला रडार होता है वो उसके नोज पर होता है और वो फिक्स होता है, और फिक्स में उस रडार को मूव करना पड़ता है, मतलब अंदर जो होता है उस नोज में वो रडार मूव करके स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद डाटा कलेक्ट करके बताता है कि स्पेस में और कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको कंप्लीटली सिस्टम को उसके नोज को ऐसे मूव करा करके स्कैन करना पड़ता है। उसमें टाइम भी लगता है, थोड़ा सा डिले भी होता है, प्लस जो एक्यूरेसी होती है आज के दिन जिस फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसमें वो उसकी कंपैटिबिलिटी कम है। लेकिन ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे जो रडार है जिससे सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा, ये रडार कुछ इस तरीके से होगा। ये सुखोई 30 MKI के नोज पर लगेगा और इसकी खास बात और विशेषता क्या है कि इसमें ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये इंडिविजुअल रडार की तरह काम करेंगे और अब इसको मूव करने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब नोज के अंदर इसको मूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नॉर्मल छोटे छोटे जो आपको मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे पूरे स्पेस को, और जब ये स्पेस को स्कैन करेंगे तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि फाइनली सभी का जो डाटा है वो इंटीग्रेट होने के बाद, मान लीजिए एक मॉड्यूल उसने गलती कर दिया तो बाकी तो नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसी के साथ साथ ये जो इसकी जो कवरेज है वो भी बढ़ेगी, एंगल भी बढ़ेगा, कवरेज भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी,
और रिएक्शन जो टाइम है वो भी बहुत कम होगा। तो इसको बोलते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार। इसी रडार को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा और यही है प्रोजेक्ट विरूपक्ष। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इससे संबंधित और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। सबसे पहला, ये जो रडार है ये भारत ने खुद ही विकसित किया, इंडिजीनियस रडार है, रिप्लेसिंग द लेगेसी सिस्टम, मतलब जो पुराना जो सिस्टम है रडार वाला उससे इसको रिप्लेस किया जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, पहला जो परीक्षण है, और उसी के साथ साथ जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो सुखोई को बोला जाएगा सुपर सुखोई विजन। अब उसी के साथ साथ ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी भी देगा, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी चीज होती है कि रियल टाइम में जो डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए फर्दर AI सॉफ्टवेयर का भी यूज होने लगा है आज के दिन। तो इसीलिए ये जो AEA है ये जल्दी जल्दी डाटा कलेक्ट करेगा, एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर सिस्टम है उसके साथ इसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, मतलब इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा है। इसीलिए उसको सुपर सुखोई योजना और विजन के तहत देखा जा रहा है, और ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट सुखोई को बना देगा। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इसकी जो एक्सटेंशन लाइफ है दैट इज अप टू के कब तक ये काम करना, ये है 2050 तक सारे जो सुखोई है उनको अपग्रेड करना, ये मेन टास्क है। अच्छा, इसके अलग अलग चरण में होगा। फेज 1 का जो टास्क है वो क्या है, 84 जो सुखोई जेट है जो कि राजस्थान के जो जोधपुर एयर बेस है, क्योंकि हमारी जो ये पश्चिमी सीमा है इसको सबसे पहले पाकिस्तान से सिक्योर करना है, सेफ करना है, तो इसीलिए फेज 1 में जोधपुर स्टेशन पर जो भी सुखोई MKI है उनको अपग्रेड करना है। ये हमारा सबसे पहले प्राइमरी फोकस है, ताकि वेस्टर्न बॉर्डर और जो पश्चिमी सीमा है जोधपुर पश्चिमी सीमा है और उसी के पास जोधपुर हमारा एयर जो बेस है उसके सुखोई को पहले अपग्रेड करना। उसके बाद करंटली जो 250 के आसपास है करंटली IF फ्लीट, उसमें जितने भी हैं सुखोई उनको अपग्रेड करना है। दिस इज द विजन। उसी के साथ साथ यदि हम देखें इसकी क्षमताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला, मल्टीपल, एक साथ कई लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो अभी डिस्कस किया था कि एडवांस जो सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ साथ जो डिटेक्ट करने के लिए जो भी ग्राउंड में जो सेंस जो भी होंगे रडार सिस्टम होंगे उनको जैम करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो फैसिलिटी भी इसमें आ जाएगी। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो ग्राउंड बेस्ड जो परीक्षण है वो तो हो चुका, लक्ष्य पहचानने के लिए जो इसकी क्षमता है, उसकी एक्यूरेसी, इसका प्रिसीजन वो भी बढ़ जाएगा, और उसमें फायदा क्या होगा कि इसके जो सिग्नल परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगी, उसकी इफेक्टिवनेस और इंक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये जो रोड मैप और 2030 तक की टाइमलाइन किस तरीके से होगी कि 2024 में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ जो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद अभी एंड ऑफ 2026 में क्या होगा, पहली जो प्री प्रोडक्शन बैच है उसकी शुरुआत होगी, और 2027 में वो फिर से टेस्ट होंगे, क्योंकि बहुत बार टेस्ट, पहले ये क्या था, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट था। फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद इनका प्री प्रोडक्शन, मतलब टेस्ट जब सक्सेसफुल होगा तभी तो प्रोडक्शन शुरू होगा। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जो पहली यूनिट आएगी उसको भी तो टेस्ट किया जाएगा ना, कि अब ये क्या रियल टाइम में सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद फिर सुखोई 30 MKI में इसका एग्रेसिवली इंटीग्रेशन शुरू होगा कि सब में इंटीग्रेट किया जाए, उसमें भी टाइम लगेगा, और फाइनली जो अप्रूव्ड एंड डिप्लॉयमेंट होगी उसमें स्वीकृति मिल जाएगी कुछ समय बाद। और साथियों ये था आज का सेशन, और आपको प्रोजेक्ट विरूपक्ष के बारे में सुनकर के कैसा लगा बताइएगा, और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनकी बढ़ती हुई क्षमता और कैपेबिलिटी के बारे में सुनकर के आपको लगता कैसा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।